हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो आज हम बात करेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, जिसको दिया गया था जीन प्याजे के द्वारा। और हमारे जो जीन प्याजे हैं उन्हीं को हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं, और इन्हीं को हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो जीन प्याजे हमारा आंसर रहेगा। और इनके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जहाँ भी हमारा सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को किसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, तो वहाँ हम लेव वाइगोस्की का नाम लेते हैं। लेकिन जहाँ भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है तो वहाँ पर हम जीन प्याजे की बात करते हैं। एंड एट लास्ट, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ओनली कॉन्टिन्यूस विद इन अ स्टेज। ये सिर्फ विद इन अ स्टेज हमारा जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस होता है। और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत बार गलत होता है कि क्योंकि हमारे माइंड में ये होता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कि एक ठीक बात भी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे जब हमारे से क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहाँ पर इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में इसको स्टेजेस में कन्वर्ट कर रखा है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है ये कहा जाता है कि इनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। हमारे जीन प्याजे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4 मेंटल प्रोसेसेस जो इनके द्वारा दी गई थी। फर्स्ट है स्कीमा। स्कीमा का मतलब है सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न। जब भी हमारे को ये टर्म दिखाई देती है क्वेश्चन के अंदर और हमारे से वो पूछता है कि इसका क्या मतलब है, और ऑप्शन में ये जो 4 टर्म्स हैं गिवन होती हैं, तो जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, स्कीमा है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है या इक्विलिब्रियम है, तो जब भी सेट ऑफ पैटर्न बिहेवियर पैटर्न दिखाई दे तो वहाँ पर स्कीमा इज़ द राइट आंसर। एंड ये जो है इसको चेंज किया जा सकता है टाइम के साथ, ये फिक्स्ड नहीं होता, और इसको कभी कभार मेंटल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है ओनली एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज और एक्सपीरियंस। इसका मतलब है सिर्फ अपनी नॉलेज के अंदर सिर्फ न्यू नॉलेज को ऐड ऑन करना, कुछ भी मॉडिफाई इसके अंदर नहीं होता। जब भी क्वेश्चन में ये कहेगा कि देयर इज़ ओनली एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज, देन वी विल मूव टू एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के अंदर क्या होता है, जैसे हमने एसिमिलेशन में पढ़ा कि हम अपनी न्यू नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करते हैं, लेकिन इसी के अपोजिट एकोमोडेशन में हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को न्यू नॉलेज को ऐड ऑन करने के साथ साथ अपने मेंटल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। अपनी मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर या तो कुछ चीज़ें डिलीट होती है या फिर कुछ चीज़ को ऐड ऑन करते हैं। मतलब एकोमोडेशन का मतलब ही ये है कि अपनी मेंटल स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करना। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंसिंग सिचुएशन आफ्टर डूइंग आइदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन टू रिमूव इम्बैलेंस। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, जब हमारे पास कोई न्यू सिचुएशन या न्यू एक्सपीरियंस हमें होता है तो वहाँ पर एक इम्बैलेंस सिचुएशन बन जाती है। लेकिन जब हम एसिमिलेट कर लेते हैं या फिर एकोमोडेट कर लेते हैं, मतलब अपनी नॉलेज के अंदर कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं या फिर अपने मेंटल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके एक बैलेंस्ड सिचुएशन बना लेते हैं, उसी सिचुएशन को इक्विलिब्रियम यहाँ पर बोला गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4 स्टेजेस के बारे में, जो कि हमारे जीन प्याजे ने दी हैं इस थ्योरी के अंदर। टोटल 4 स्टेजेस दी गई हैं। फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, ये स्टेजेस तो वेल नोन है, सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एज है वो हमें याद होनी चाहिए कि ये कौन सी एज से कौन सी एज तक रहती है। ये हमारी जो है वो 0 to 2 ईयर्स तक रहती है। इसके अंदर अब बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो स्किप कर देते हैं। तो अब जो है इसके अंदर 6 सब स्टेजेस आती हैं जिनसे डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करता है बच्चा जब वो 0 से 1 मंथ तक का होता है। अब और इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन सी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सकिंग। नेक्स्ट हमारी सब स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज़, कि अब जब बच्चा 1 to 4 मंथ का होता है, ये भी क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं कि सिर्फ स्टेज का जो है नाम दे दिया जाता है और उसकी यहाँ पर टाइम पूछा जाता है कि कौन से मंथ से कौन से मंथ तक, तो वहाँ भी हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसी की हेल्प से हमें याद रह सकता है प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ 1 to 4 मंथ। यहाँ पर क्या करता है बच्चा, अपनी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करता है और रिपीट करता है। नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसके अंदर इसका जो टाइम पीरियड है वो है 4 to 8 मंथ्स। इसके अंदर बच्चा अपने खिलौनों से और बाकी चीज़ों से खेलता है और उनको टच और फील करके देखता है। नेक्स्ट आती है हमारी जो स्टेज है वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसका टाइम पीरियड है 8 to 12 मंथ। इसके अंदर बच्चा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, जैसे कि बॉल को अगर हम फेंक देते हैं तो वो लेकर आता है जाकर, इमिटिएटिंग अदर्स और दूसरों की नकल करना शुरू करता है। नेक्स्ट हमारी सब स्टेज है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। इसका टाइम पीरियड है 12 to 18 मंथ्स। यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड की थ्रू वो लर्निंग करता है, मतलब कि बार बार गलतियाँ करता है और फिर उन चीज़ों से सीखता है।
लास्ट जो हमारी सब स्टेज है वो है इन्वेंशन ऑफ मेंटल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मेंटल कॉम्बिनेशन बनता है जिसका टाइम पीरियड है 18 to 24 मंथ। इसके अंदर इस जो सब स्टेज का सबसे बड़ी खास बात है इस स्टेज के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बच्चे के अंदर आती है। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो टर्म हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि बच्चे के अंदर 8 मंथ तक का जो बच्चा होता है जब तक ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती, मतलब उसको उसके सामने अगर कोई चीज़ है तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ है। अगर उसको छुपा लेते हैं तो उसको लगता है कि वो चीज़ गायब हो गई। तो उसके मन में आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड लाइक सिचुएशन होती है। नेक्स्ट स्टेज इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसका टाइम पीरियड है 2 to 7 ईयर्स। इसके अंदर 2 सब स्टेजेस आती हैं जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था। उसके अंदर हमारी 6 सब स्टेजेस थी। जो हमारी स्टेज 2 है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके अंदर हमारी 2 सब स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ प्री कंसेप्चुअल स्टेज। इसके अंदर जो टाइम पीरियड है इसका वो है 2 to 4 ईयर्स। इसमें जो बच्चा है वो WH फैमिली वाले क्वेश्चंस करता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हो गया, इस तरीके वाले जो क्वेश्चन से ज़्यादा पूछता है। इसी वजह से इस वाली जो स्टेज है प्री कंसेप्चुअल स्टेज को हम डिस्कवरी या फिर इन्वेंटरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिज्म शो करता है इस वाली स्टेज के अंदर। एंड ईगो सेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड उसी की तरह सोचता है और जो चीज़ें उसको पसंद है वही दूसरों को भी पसंद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कार्टून उसको पसंद है तो सभी को वही वाला कार्टून पसंद होगा। नेक्स्ट आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स कंसिडर करना। मतलब छोटे बच्चों की आदत होती है कि अगर उनको टेबल से चोट लग गई तो वो टेबल को दोबारा से मारते हैं ताकि उसको भी दर्द होगा, तो उनकी वो थिंकिंग होती है। नेक्स्ट आता है हमारी जो टर्म है वो है रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब होता है जो हमारे ड्रीम और जो इमेजिनेशन है उनको रियल प्रोडक्ट करना। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सपना देखता है कि मिठाई उसके सपने में आई कि कोई मिठाई देके गया है, तो उठने के बाद वो यही एज्यूम करता है कि सच में घर में मिठाई है और वो रोने लग जाता है कि मेरे को मिठाई चाहिए, मेरे को मिठाई चाहिए। तो उसको यहाँ इस वाली स्टेज तक डिफरेंस नहीं पता होता रियल लाइफ में और ड्रीम लाइफ में। नेक्स्ट हमारी आती है इंट्यूटिव स्टेज जिसका टाइम पीरियड है 4 to 7 ईयर्स। इसके अंदर बच्चे को किस किस टर्म की नॉलेज नहीं होती उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमें हमारी डीसेंट्रिज्म। डीसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, जब बच्चा एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को बिना देखे आंसर करता है, मतलब वो काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर नहीं चल पाता जब ये सिचुएशन बनती है हमारी, और इसको हम विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे। एंड सेकेंड टर्म है हमारी रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है अपने थॉट्स को रिवर्स कर पाना। जो बच्चा है 4 to 7 ईयर्स का वो अपने थॉट्स को रिवर्स नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो क्वांटिटी है मटेरियल की वो चेंज नहीं होती, चाहे हम उसकी शेप को चेंज कर दें या फिर हम उसको पीसेस में कन्वर्ट कर दें, कभी भी इस तरीके। लेकिन बच्चे को क्या लगता है, फॉर एग्जांपल हम एक मिठाई का एग्जांपल लेते हैं कि सभी फैमिली मेम्बर्स में एक एक पीस जो है वो स्वीट का डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर एक बच्चे को खुश करना है क्योंकि उसको नहीं पता, तो अगर हम एक ही उसी पीस के 4 पीसेस करके उसको दे देंगे तो उसको लगेगा कि बाकी सबको एक पीस मिला है और मेरे को 4 पीसेस मिल गए, जबकि ऐसा नहीं होता। उसको ऐसी चीज़ लगती है कि मेरे को 4 पीस मिल गए, लेकिन सेम चीज़ के 4 पीसेस उसको करके दे दिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसको किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो ये बच्चा है इसके सामने 2 वाटर के ग्लास रखे हुए हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में तो इसको पता है कि हाँ दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। नेक्स्ट जब हम क्या करते हैं, बच्चे को एक ग्लास ऑफ वाटर को उठाकर हम एक पतले गिलास में डाल देते हैं जो कि एक नैरो गिलास है, ठीक है। इसके अंदर जब हम पानी को डालते हैं तो वो इस सिचुएशन में ये बोलता है कि अगर उससे जब पूछा जाता है कि अब बताओ पानी किस में ज़्यादा है, तो उसका आंसर होता है कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि उसकी हाइट ज़्यादा है इस वजह से। तो लेकिन यहीं पर वो काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आंसर नहीं कर पा रहा, इसीलिए इस स्टेज के अंदर बच्चे में कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी एंड डीसेंट्रिज्म की जो टर्म्स हैं वो नहीं होती। नेक्स्ट हम करेंगे स्टेज नंबर 3 विच इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है हमारी उसका टाइम पीरियड है 7 to 11 ईयर्स। यहाँ पर अगेन मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो बहुत ज़रूरी है, हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऊपर कि इसके अंदर क्या क्या स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट जो है हमारा लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जब बच्चा काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पहले सुनता है देन वो रूल को समझ पाता है, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो इस स्टेज में बच्चे की इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अब जो है हम पढ़ेंगे कि बच्चे को किस किस चीज़ की नॉलेज हो जाती है। तो जो हमने अभी पढ़ा था हमारी
प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उसमें बच्चे को इन सभी चीज़ों की डिसेंट्रलिज्म, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड सीक्वेंस, जो ये टर्म्स है इनकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन इस स्टेज में इसको इन सभी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। जब 7 to 11 ईयर्स के बच्चे से हम ये वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो ईजिली आंसर कर देता है कि नहीं, हमारा इस वाले में जो है वो अभी भी सेम वाटर है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी को चेंज नहीं किया गया, सिर्फ यूटेंसिल्स को चेंज किया गया है। तो यहाँ पर वो ईजिली आंसर दे देता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें लास्ट जो टर्म है क्लासिफिकेशन एंड सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो सभी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज भी लगाना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर उसका बैग का एग्जाम्पल लें तो वो बैग में भी पहले अपनी डायरी रखेगा, फिर नोटबुक्स रखेगा, फिर उससे बड़ी बुक्स होती है वो रखेगा, एंड डायरी से पहले वो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स रखेगा। तो मतलब वो सभी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज एंड क्लासिफिकेशन जो है उसको अच्छे से आ जाता है, कौन सी चीज़ किस लेंथ की और किस तरीके से अरेंज करनी है वो सारी चीज़ें उसको आ जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे अपनी लास्ट स्टेज विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 11 to 16 ईयर्स। अभी तक बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं हुई थी इस स्टेज से पहले तक, लेकिन जो हमारी लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसके अंदर जब बच्चा 11 to 16 ईयर्स का हो जाता है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो है वो शुरू हो जाती है। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें दिखाई, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो चीज़ें जैसे कि जस्टिस है, हमारा फ्रीडम है, सोल है, इन चीज़ों को वो समझने लग जाता है। नेक्स्ट है वो इस वाली स्टेज में अपने आप को क्रिटिसाइज़ भी करना शुरू कर देता है। इसके बाद है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अंदर जो है बच्चा ये समझने के काबिल हो जाता है कि पहले उसको अगर रूल बता दिया जाए एंड देन एग्जांपल्स दिया जाए तो वो इजीली इन चीज़ों को समझने लग जाता है। एंड लास्ट है मास्टर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वो मास्टर हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आ चुकी है बच्चे के अंदर। तो यहीं पे हमारी जो थ्योरी है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये माइंड मैप वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन दोनों में हमारे माइंड मैप का जो लिंक है वो अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी।